जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज से हम ये एक दूसरी क्लासेस हैं। आपका एक क्लास में मैं एडिटोरिया का मॉडर्न हिस्ट्री करा रहा हूँ और यहाँ पर आपका जो पॉकेट जीके है बाई खान सर, तो उनकी जो बुक है पॉकेट जीके बहुत ही अच्छी बुक है। ये अपडेटेड जो 2.0 बुक है वो बुक है। इसमें हम प्राचीन भारत स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका प्राचीन मॉडर्न हिस्ट्री भी हो जाएगा और उधर आपका सॉरी प्राचीन हिस्ट्री इधर कंप्लीट हो जाएगा और उधर मॉडर्न हिस्ट्री में करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास है आज की प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो स्रोत की अगर हम बात करें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की, तो इसमें सबसे पहला है आपका पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है आपका साहित्य स्रोत और तीसरा है आपका विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत में अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपका आता है धार्मिक साहित्य और दूसरा आता है लौकिक साहित्य। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत तीन प्रकार के हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। इसका अगर पुरातात्विक स्रोत के बारे में अगर हम पढ़ें तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत आपके अभिलेख हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों और ताम्रपत्र दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित हैं। तो जो आपका पुरातात्विक स्रोत है इसमें महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। इन श्लोकों में पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्र दीवारों और मुद्राएं पर उत्खनित हैं। अभिलेखों का अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं। तो अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? एपिग्राफी। क्लियर? आगे बात करते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईस्वी पूर्व बोझक्रोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। तो आपका कहाँ से ये मिले हैं? बोझकोई अभिलेख नामक स्थान से सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मिले हैं मध्य एशिया में 1400 ईस्वी पूर्व। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नातस्य देवताओं के नाम मिलते हैं। जबकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो 300 ईस्वी पूर्व के लगभग हैं, ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तथा भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। तो कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में। यवन राजदूत हेलिओडोरस का बेसनगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है। तो विदिशा एमपी में है, सांची के पास, जहाँ से यवन राजदूत हेलिओडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिला। तो मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? गरुड़ स्तंभ से। दुर्भिक्ष शब्द का सबसे पहले सर्वप्रथम उल्लेख सोहगोरा अभिलेख में मिलता है। तो सोहगोरा अभिलेख में हमें दुर्भिक्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। एरन मध्य प्रदेश से प्राप्त वारा भगवान पर हुंडराज तोरमाण का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का सबसे पहला
लिखित साक्ष्य भी हमें मिलता है एरन में। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मानदोसर अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की जो श्रेणियों हैं उनकी जानकारी हमें मानदोसर अभिलेख से प्राप्त होती है। डॉक्टर डी आर भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। किसने? डॉक्टर डी आर भंडारकर, सॉरी अगर मैं स्पेलिंग गलत बोल रहा हूँ तो, भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य समाज अशोक का इतिहास लिख दिया। क्लियर? आगे बात करते हैं। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा से रचित शिलालेख किसने लिखा था? प्रसिद्ध। ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला अभिलेख है आपका हाथी गुफा अभिलेख तथा रहित अभिलेख। ठीक है, तिथि रहित अभिलेख। तो हाथी गुफा जो अभिलेख है ये किस शासक एवं अभिलेख की विशेषता? तो कलिंग राजा खारवेल के समय में हाथी गुफा अभिलेख आपका लिखा गया। जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो ये रुद्र दामन सुदर्शन झील के बारे में जानकारी इसमें प्राप्त होती है। तो शासक कौन था? रुद्र दामन। नासिक अभिलेख की अगर हम बात करें तो गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धियां किसमें? नासिक अभिलेख के अंदर आपको प्राप्त होती है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त और इसमें इनकी दिग्विजयों की जानकारी प्राप्त है। ऐहोल अभिलेख में बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय शासक थे। मंदोसर अभिलेख मालवा नरेश यशोमन रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी इसमें प्राप्त है। ग्वालियर अभिलेख गुज्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त हुणों पर विजय प्राप्त करने का विवरण किया गया है इसमें। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के बारे में बताया गया है। अगला है बांसखेड़ा एवं मधुबल अभिलेख। बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख इसमें हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख इसमें सातवाहनों की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। अयोध्या अभिलेख में शुंगों की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। बरहुत अभिलेख सुंगनेरिन शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित। और लास्ट है आपका एरन अभिलेख भानुगुप्त शासक थे और इसमें सती प्रथा का जो सबसे पहला लिखित साक्ष्य है वह एरन अभिलेख में ही मिलता है। शासक कौन थे? भानुगुप्त। क्लियर? अगर हम सिक्कों की बात करें इसमें सिक्के, तो सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे, जबकि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। कौन से सिक्के? आहत सिक्के। इसी को साहित्य में काषाण
कहा गया है? आहत सिक्के को। सबसे पहले सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों का लेख लिखने का कार्य किया। तो सबसे पहले सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। तो कनिष्क के सिक्कों से उसका कौन से धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है? बौद्ध धर्म का। ईडो यूनानी तथा ईडो स्cythian शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। तो किसके प्रमुख स्रोत सिक्के हैं? इंडो यूनानी और इंडो स्cythian के। आरंभिक सिक्के अधिकर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। तो स्टार्टिंग में आरंभिक समय में जो सिक्के होते थे वह अधिकतर किसके होते थे? चांदी के। जबकि तांबे के सिक्के जो होते थे वो आपके कैसे होते थे? कम होते थे। और ये सिक्के आपके पंच मार्क सिक्के कहलाते थे। कैसे सिक्के कहलाते थे? पंच मार्क सिक्के। रोमन सिक्के अरिकेमेडु पुडुचेरी के पास से प्राप्त हुए हैं। तो जो रोमन सिक्के हैं वो आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पुडुचेरी। जगह का नाम क्या है? अरिकेमेडु। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। तो मंदिरों की कला शैली को हम नागर शैली कहते हैं और ये उत्तर भारत की है। और दक्षिण भारत के मंदिरों की कार्यशैली को हम द्रविड़ शैली कहते हैं। तो पहला है नागर शैली फॉर नॉर्थ और द्रविड़ शैली फॉर दक्षिण। जबकि दक्षिणान के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है वे बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। तो बेसर शैली जहाँ पर नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का प्रयोग किया गया है। कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तकोचर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई थीं उन्हें जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है। तो कुषाण काल में, गुप्त काल में और गुप्तकोचर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई थी उनमें जनसाधारण की धार्मिक आस्था और मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है। बरहुत, बोधगया, सांची, अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। तो कहाँ कहाँ? बोधगया, सांची, अमरावती की जो मूर्तिकला है उसमें जन सामान्य के जीवन की झांकी देखने को मिलती है। अजंता गुफा में माता और शिशु तथा मन्नासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वतता सर्वकालिक है, जिसमें गुप्तकालीन कलात्मक एवं तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। कहाँ पर? अजंता गुफा में। तो अजंता गुफा में माता और शिशु और मन्ना शासन राजकुमारी जैसे चित्रों का शाश्वत सर्वकालिक है। तो आज हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का पुरातात्विक स्रोत पढ़ा, इसके अभिलेख पढ़े और सिक्कों के बारे में पढ़ा। कल हम दूसरा पार्ट साहित्य स्रोत को स्टार्ट करेंगे। किसको? साहित्य स्रोत को। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।